नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के दूसरे शिफ्ट में जो भी आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। 3 हमारे मौर्य वंश के शासक थे, एक नाम आपके मौर्य वंश का नहीं था। तो आपको मौर्य वंश के शासकों का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनके बाद इनके बेटे बिंदुसार थे, फिर आपके सम्राट अशोक थे, फिर आते हैं दशरथ, उसके बाद में संप्रीति, फिर आपके शालिसुका हैं और आखिरी शासक थे बृहद्रथ। तो इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि गणगौर नाम का जो त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो पहले शिफ्ट में जब आपसे मरु महोत्सव पूछा गया था तो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको ये कई बार भी बता चुका हूँ। गणगौर त्यौहार की बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान राज्य में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, उर्स महोत्सव अजमेर में होता है, पुष्कर ऊंट मेला, कोलायत मेला, बूंदी महोत्सव, बाणेश्वर मेला, ये सारे आपके राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 का जो खिताब है ये कौन सी टीम ने जीता है। तो अगर आपसे 2020-21 का पूछा गया होगा तो इसकी विजेता रही थी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। कौन? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। लेकिन अगर 21-22 का पूछा गया होगा तो इसकी विजेता है हैदराबाद फुटबॉल क्लब। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न पहले एमटीएस में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, यानी कि अजैविक घटक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे आसपास जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम के अजैविक घटक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हमारा वातावरण हो गया, जो आपके केमिकल एलिमेंट हैं, टेम्परेचर है, हवा है, पानी है, तो ये सारे आपके अजैविक घटक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कैलाश मानसरोवर के पास में जो हमारा चेमएंगडुंग नाम का ग्लेशियर है वहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। उसके बाद में तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो। क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। और उसके बाद में ये इंटर करती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर इसे हम लोग सिहांग या फिर दिहांग कहते हैं। अरुणाचल के बाद में ये आती है असम में। असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। तो ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो पिछले साल 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था इसमें बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार इसमें अक्षय कुमार को मिला था लक्ष्मी मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो दीपिका पादुकोण को मिला था छपाक मूवी के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इंडिविजुअल कैटेगरी में ये मिला था पिछले साल अभिनेता रजनीकांत को। तो दोनों के नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने दुआरे राशन योजना को लॉन्च किया था। देखिए, पिछले साल कई राज्यों की सरकार ने इस प्रकार की योजनाओं को लॉन्च किया है, तो आपको थोड़ा सा इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अगर दुआरे राशन योजना पूछा गया होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। हमारी ममता दीदी ने लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछा गया होगा घर घर राशन योजना तो ध्यान रखिएगा इसको दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछा गया होगा कि सीएम राशन आपके द्वार योजना तो ये जो योजना है इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले साल लॉन्च किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक दिन में जो हमारे समुद्र या फिर महासागर होते हैं उसमें आपके कितनी बार लो और हाई टाइड आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे में 2 बार आपके हाई टाइड
और 2 बार आपके आते हैं लो टाइड, यानी कि टोटल ये 4 हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि 2 बार आपके ज्वार आता है और 2 बार हमारे समुद्र में आता है भाटा, और टोटल इनकी संख्या हो जाती है 4। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगर हम लोग महाबोधि टेम्पल की बात करते हैं तो ये आपको बिहार के बोधगया में देखने को मिलेगा। सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी BC में इसका निर्माण करवाया गया था और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2002 में इसको अपने हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक भाषा बोलने वालों का क्रम क्या है? तो आपको यहाँ पर भाषाएं दी गई थी और उनका सही क्रम बताना था। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है उस भाषा का नाम है हिंदी। हमारे देश में 43% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। बंगाली की बात करते हैं तो 8.03% बंगाली बोलते हैं। मराठी का स्थान तीसरा है, 6.86% मराठी बोलते हैं। तेलुगु बोलने वालों की संख्या 6.70 है। तमिल की संख्या 5.70 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें एक हमारा है संस्कृत। और इसके अलावा 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के लोगों की संख्या में कमी हुई है वो आपका है उर्दू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि लावनी हमारे कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लेजिम, लावनी, नकटा, गफा, बोहाड़ा, दही कला, पावरी नाच, ये सारे जो आपके लोक नृत्य हैं ये हमारे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इसको थोड़ा सा कंफर्म करिएगा कि वर्ष 1968 में किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये जो पद्मश्री पुरस्कार है 1968 में मिला था बैजंती माला को। किसे मिला था? बैजंती माला, जो कि हमारे भारतीय सिनेमा की बहुत ही फेमस अभिनेत्री रही हैं। इन्हीं को 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों की मुख्य फसल क्या है? उत्तरी पश्चिमी यानी कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा हो गए। उत्तर भारत की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह हो गए। तो यहाँ की जो आपकी सबसे मुख्य फसल है वो हमारी है गेहूँ। कौन सी? गेहूँ है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार को काउंट करेंगे तो धान की फसल भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो राजस्थान, जहाँ पर आपके पानी की कमी होती है, वहाँ की प्रमुख फसल होती है गेहूँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा हमारा मेटलॉयड है, यानी कि कौन सा इनमें से उपधातु है? तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारे पीरियोडिक टेबल में जो उपधातु हैं इनकी संख्या है टोटल 7। फॉर एग्जाम्पल बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में 7 उपधातु हैं और इन्हें उपधातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो गुण होते हैं वो आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलते जुलते हैं, यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुण इनमें पाए जाते हैं। एक प्रश्न आपके कोई चूहे से पूछा गया था कि शायद किस कैटेगरी या कहाँ पर बिलोंग करता है। एग्जैक्ट प्रश्न इसका मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को इस प्रश्न के बारे में आइडिया है तो वो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। पहली शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न हमारे छूट गए थे, तो पहली शिफ्ट के जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनको अब हम लोग यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। पहले शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया कि मदन मोहन मंदिर किस राज्य में है? आपको ध्यान रखना है कि अगर श्री राधा मदन मोहन मंदिर पूछा गया होता तो वो आपको मिलेगा वृंदावन में, लेकिन यहाँ पर मदन मोहन मंदिर के बारे में पूछा गया था और ये मंदिर आपके राजस्थान के करौली में है। कहाँ पर? राजस्थान के करौली में ये मंदिर देखने को मिलेगा और ये हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि टाटा एयरलाइंस की जो शुरुआत है ये किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए JRD टाटा जी के द्वारा वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी और इसी का वर्तमान में नाम है एयर इंडिया और ये कंपनी एक बार फिर से इन्हीं के पास में चली गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवती समिति का संबंध किससे है? तो भगवती की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे थे और हमारे देश में बेरोजगारी और जन कल्याण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी
और इस कमेटी के अध्यक्ष थे भगवती महोदय। और ध्यान रखिएगा 1976 में इस कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, एन अनसूटेबल बॉय, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम ही देख करके आप समझ सकते हैं कौन लिखा होगा, करण जौहर। अनसूटेबल बॉय है तो करण जौहर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, जो कि एक फिल्म निर्माता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आयु के आधार पर जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जनसंख्या को हम लोग टोटल 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक आपके बच्चों और किशोरों की कैटेगरी है, यानी कि 15 साल से कम। एक आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से 64 साल की। और एक आपके है सीनियर सिटीजन की, यानी कि वृद्ध लोगों की पॉपुलेशन, यानी कि 65 साल से ज़्यादा की। तो मेनली 3 आपके कैटेगरी हैं जिसके आधार पर जनसंख्या को यहाँ पर बांटा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है वो आपके कब से कब तक था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इनका जो कार्यकाल है वो 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था। हमारे देश में जो सहायक संधि वाली प्रणाली थी उसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही 1798 में की गई थी, और इनको बंगाल का टाइगर भी कहा जाता था। क्यों कहते थे ये मुझे नहीं पता है, बस बंगाल का टाइगर इन्हें कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुंह का पीएच कितना होने पर जो आपके दांत हैं वो गिरने लगते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं जिसमें आपके एसिड होता है तो उस स्थिति में क्या है, हमारे जो मुंह का पीएच है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो आपके मुंह में जो दांत हैं वो आपके डिके होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरली जो हमारे मुंह का पीएच है वो आपके 7 के आसपास होता है, लेकिन जब हम लोग एसिडिक फूड और ड्रिंक का यूज करते हैं तो ये आपका 5.5 से नीचे होने लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मीनाती मिश्रा का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? कई बार मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ। मीनाती मिश्रा आपके उड़ीसी क्लासिकल डांस से संबंधित हैं। किससे? उड़ीसी नाम का जो क्लासिकल डांस है उससे संबंधित हैं। इसके अलावा पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्र, शर्मिला विश्वास, सुजाता मोहपात्र, माधवी मुदगल, गुरु गंगाधर प्रधान, लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, ये सारे हमारे उड़ीसी डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कृषि उड़ान योजना 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? अब इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। देखिए, कृषि लगा है तो कृषि मंत्रालय नहीं होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, नाम जिनका ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्हीं के द्वारा पिछले साल अक्टूबर में इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे कृषि के उत्पाद हैं उनको आपके एयर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना 2.0 को पिछले साल में शुरू किया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि जो हमारा महान हिमालय है जिसे हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसकी जो क्रोड है, क्रोड का मतलब है जो इसके अंदर का भाग है, वो आपके किसका बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसके अंदर की भाग की बात करते हैं तो ये आपके ग्रेनाइट की चट्टानों का बना हुआ है। ऊपरी भाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके सिस्ट और नीस नाम के चट्टानों से बना हुआ है। जबकि अगर हम लोग इसके आंतरिक भाग की बात करते हैं तो ये आपके ग्रेनाइट वाले चट्टानों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो भी आपके दूसरे और पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। दूसरी शिफ्ट के अगर आपको कुछ और प्रश्न याद हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा। रात वाले शिफ्ट में हम लोग उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।